नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान में इस वक्त राजनीति, सियासत, पॉलिटिक्स, दरअसल ये तीन वो शब्द हैं जो काफी चर्चाओं में हैं। लोकसभा चुनाव, नतीजों का इंतजार यानी 4 जून का इंतजार, मुल्क में जो नई हुकूमत तैयार होने वाली है, अब पूरे देश की नजर, पूरे हिंदुस्तान की नजर उस पर टिकी है। और केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों की नजरें भी उन पर टिकी है, क्योंकि और लाजमी भी है कि वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर अब हिंदुस्तान का नया जो वजीर आजम होगा वो कौन होगा। बहरहाल राजनीति की बिसात, राजनीति की चौसर पर इस समय किस तरह के पासे फेंके जा रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं और देश में, या यूं कहे कि देश की राजनीति जो है वो किस दिशा में जा रही है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और पूरी विस्तार से चर्चा होगी। और इस चर्चा में हम जानेंगे कि आखिर हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। आज इस मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट योगेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव का जो पूरा माहौल चल रहा है, 4 जून का सबको इंतजार है। बहरहाल आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में आखिर इस वक्त हो क्या रहा है? प्रदीप जी, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो हिंदुस्तान की राजनीति का 2024 का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी के अब की बार 400 पार नारे के साथ। उसके बाद लगातार मुद्दे बदलते गए, चीज़ें बदलती गई और अंत में आते आते जो सारा एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 4 से पार के नारे को तो भूल चुकी है। प्रयास सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से हमें सत्ता में वापस आना है। तो अब ये सारी चीज़ें कैसे बदली, समय के साथ क्यों बदली, इस बार कोई मुद्दा क्यों नहीं चला, मुद्दे बार बार क्यों बदले गए, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जिस टेम्परामेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की शुरुआत की थी, वो टेम्परामेंट कहीं न कहीं अब गायब हो चुका है। आपने बात की मुद्दे क्या मानते हैं कि क्या है इस बार मुद्दे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक विशेषता वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को अपने हिसाब से सेट करती है, एक नैरेटिव सेट करती है। अब जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 काम किए। एक, उन्होंने पहला जो मुद्दा था राम मंदिर का, दूसरा मुद्दा उन्होंने लिया सनातन का, तीसरा चूंकि उन्हें मालूम था कि पिछले 10 सालों के जो उनके कामकाज है उसके ऊपर सवाल उठेंगे, उसका एग्जाम होगा, लोग सवाल पूछेंगे, विपक्षी दल सवाल पूछेंगे, तो उन्होंने 2047 के अंदर भारत को पूर्णतया विकसित राष्ट्र का एक नया नारा उन्होंने यहाँ पर दे दिया। और इस सारे कॉम्बो के साथ वो आगे चले कि हमें हिंदुओं की बात करनी है, हमें धर्म की बात करनी है, हमें सनातन की बात करनी है, हमें राम मंदिर की बात करनी है और हमें एक उभरते हुए नए भारत की बात करनी है। पिछले 10 वर्षों का जो भी कामकाज था उसके अंदर वो छुप जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे राजनीति का वक्त बदलता गया, हर चुनाव के चरण के साथ जो मुद्दे हैं वो बदलते चले गए। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं हुआ जिस पर कि सस्टेन किया जा सके और हर चरण में एक नया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को लेकर आना पड़ा। तो योगेंद्र जी, जिस तरीके से आपने मुद्दों पर बात की कि हर चरण में मुद्दे बदलते गए, कुल मिलाकर अगर एक मुद्दे की बात की जाए, क्योंकि अक्सर ये चर्चाएं होती हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, किसी भी विषय पर जब चर्चाएं होती हैं, तो अगर एक मुद्दे पर हम बात करें तो क्या माना जा सकता है कि हाँ, हिंदुस्तान की आम आवाम के लिए ये मुद्दा यहाँ पर प्रमुख रहा इन चुनावों में? देखिए प्रदीप जी, चुनाव का जो मुद्दा होना चाहिए था, बेसिकली मूल मुद्दे होने चाहिए थे। उससे बेरोजगारी है, उसके अंदर महंगाई है, उसमें रोजगार है, उसके अंदर लोगों की सामाजिक सुरक्षा है, लोगों की इनकम है, फाइनेंशियल रेवेन्यू है। लेकिन अगर पूरे चुनाव को आप देखेंगे तो सारे मुद्दे ऐसा लगा गायब हो गए। शुरुआत सनातन से हुई, उसके बाद राम मंदिर आया, उसके पश्चात अगर आप देखेंगे तो बीच में मंगलसूत्र आ गया, फिर हिंदू मुसलमान आया। तो सारे मुद्दे जो थे वो सारे के सारे बीच में अगर आपने देखा हो तो एक मुद्दा और आया था रिजर्वेशन, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गारंटी देनी पड़ गई कि चाहे कोई भी ताकत आ जाए रिजर्वेशन छीन नहीं सकते। तो इसका मतलब हुआ कि मुद्दा एक चला ही नहीं। हर जो दौर चला उसके अंदर लगातार मुद्दे बदलते चले गए और उसके पीछे कारण ये है कि जो कोर मुद्दे थे वो कहीं न कहीं पीछे छिप गए।
ना तो विपक्षी दलों ने इतने पुरजोर तरीके से उनको उठाया और ना ही सत्तासीन दल ने पिछले 10 सालों में उनकी क्या उपलब्धियां हैं इसको लेकर के कोई बात अपने सामने रखी। ऐसा लगा जैसे सत्ताशाली दल है भारतीय जनता पार्टी, वो किसी भी तरीके से चाहता है कि पिछले 10 सालों के जो कार्यकाल है उस पर बात ना हो, उस पर घेरा नहीं जाए और नए नए मुद्दे वहां पर लेकर आया जाए। तो ये जो चुनाव है इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक कोर मुद्दा है, अगर 2014 का चुनाव आप देखेंगे तो वो कांग्रेस सरकार जो थी वहां पर, यूपीए की जो सरकार थी, वो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। अगर 2019 आप देखेंगे तो राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इस तरीके से इस चुनाव के अंदर ऐसा कोई मुद्दा उभर करके नहीं आ सका जिसके ऊपर पूरा चुनाव, यानी पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक, उसके ऊपर पूरा चुनाव स्टैंड कर सके। लेकिन यहाँ ये भी देखना है ना कि जो विपक्ष है, मुझे लगता है कि वो विपक्ष भी उन चीज़ों को नहीं उठा पाया पुरजोर तरीके से। नहीं, देखिए विपक्ष ने अपने तौर पे कोशिश की, लेकिन अगर विपक्ष को पूरा देखेंगे आप तो पिछले 5 सालों में विपक्ष को एक तरह से छिन्न भिन्न करने की सरकार ने भी कोशिश की, यानी जो सत्तासीन दल है उसने भी कोशिश की, और विपक्ष में वो एक स्ट्रेंथ थी नहीं जो होनी चाहिए थी। और इसकी आप शुरुआत देख सकते हैं, महाराष्ट्र को आप लेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना है उसके 2 टुकड़े हो गए। अगर आप एनसीपी को देखेंगे उसके 2 टुकड़े हो गए। तो इसी तरीके से बाकी राज्यों में सत्ताएं बदल दी गई। तो कुल मिलाकर विपक्ष को एक तरह से छिन्न भिन्न करने की कोशिश हुई और विपक्ष उस तरीके से खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद जब इंडिया गठबंधन हुआ तो एक दफा ऐसा लगा था कि शायद इंडिया गठबंधन यूनाइटेड होकर के पूरी ताकत के साथ में और एनडीए का मुकाबला करेगा, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार ने जब इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया तो एक बार फिर वहां पर झटका लगा और फिर वो कमजोर हुआ। चलिए, बात आपने अब इंडिया गठबंधन की है, इसी पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। इंडिया गठबंधन की कहानी, क्योंकि देखिए पिछले काफी दिनों में ये देखा गया है कि पक्ष और विपक्ष में जो तकरार है, जो आजकल मंच से जो तकरार जो चल रही है, और आप देखिए कि चुनाव आयोग ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की है कि भाई आप जो बयानबाजियां जो कर रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर, कम से कम ना किया जाए। और मंच से मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी और हर नेता यही चाहता है कि जो सामने मंच के नीचे जो पब्लिक बैठी हुई है वो पूरी जो पब्लिक है वो उनके फेवर में आ जाए। लेकिन गुप्ता जी देखिए, ये भी साफ बात है कि जो भीड़ होती है वो वोटर नहीं होती है पूरी तरह से। अक्सर हमने ये देखा है कि पूरी जो भीड़ है वो आपकी वोटर हो, ऐसा ठीक नहीं है। लेकिन अब बात अगर इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन में भी जिस तरीके से कुछ अलग अलग जो रास्ते निकाले गए, अलग अलग नेता अलग अलग ढगर पर जो चले, उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। नहीं, देखिए इंडिया जो गठबंधन है वो जो लोकल जो क्षेत्रपक्ष थे, जो पार्टियां थी, उनका एक गठबंधन है और सबसे बड़ा दल उसमें कांग्रेस था और कांग्रेस ने काफ़ी सेक्रीफाइस भी किया है। अब वहाँ पर निस्संदेह बात है कि जैसे दिल्ली आप ले लेंगे तो आम आदमी पार्टी का अपना एक एरिया है, आप अगर बंगाल लेंगे तो ममता का अपना एरिया है, अगर आप बिहार चले जाएंगे तो लालू यादव का अपना एरिया है, तो उनके अपने हित वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो देखिए, जब इतना बड़ा बनाते हैं गठबंधन तो कहीं न कहीं आपस में क्लेश तो होता है। और चूंकि मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी मशीनरी है वो इतनी मजबूत है कि उनके अंदर का अगर थोड़ा सा भी कोई डिफरेंसेस है उसको पूरी तरीके से इस तरीके से रिफ्लेक्ट करना, जैसे बहुत बड़ा डिफरेंस है वो यहाँ पर बताया। अब देखिए कुल मिलाकर हुआ ये है कि जो बात मुद्दे की होनी चाहिए थी, देखिए इंडिया गठबंधन बना नहीं बना, कैसा बना, उसमें कौन से दल है, उनमें आपस में गठबंधन में फूट है कि नहीं है, अब इनको छोड़ दीजिए। बात होनी चाहिए थी मुद्दों की कि जनता की जो समस्याएं हैं, रोजगार को लेकर के है, चाहे वो चिकित्सा को लेकर के है, चाहे शिक्षा को लेकर के है, चाहे उनके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के है, गरीबी को लेकर के है, रोजगार, जितनी भी चीज़ें हैं, उन दलों को कौन सा दल अपना मुख्य मुद्दा बनाता है और कौन से दल पर जनता विश्वास कर सकती है, होना ये चाहिए था। आप छोड़ दीजिए, इंडिया गठबंधन होता, एनडीए होता, इसको एक बार भूल जाइए। लेकिन ये चीज़ क्या संभव है जब अलग अलग सोच को लेकर अलग अलग सोच के नेता जब एक जाजम पर इकट्ठे होते हैं? क्योंकि यहाँ अमित शाह को भी हमने कई बार सुना, अमित शाह ने भी मंच से बार बार पब्लिक से पूछा कि अगर इंडी गठबंधन वाली सरकार आती है तो उसका पीएम कौन होगा। ये भी एक बड़ा सवाल था। नहीं, देखिए प्रदीप जी, यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब आएंगे वो आकर के अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। लोकतंत्र का मतलब ये होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जब वो सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब है कि क्या उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी जितने भी कैंडिडेट, जितने सांसद चुनकर आएंगे, होना तो ये चाहिए कि उनकी मीटिंग बाद में क्लियर होना चाहिए कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल रिवर्स चल रही है। यानी उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया कि अगर हमारे यहाँ पर चुनाव में हम जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। ये लोकतंत्र की जो मूल अवधारणा है उससे अलग है। अब जहां तक आप चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में क्या होगा, तो इंडिया गठबंधन में होना यही, अगर ये सत्ता में आते हैं तो यही होगा कि सारे लोग बैठेंगे, उनके अंदर से एक नेता निकल करके आएगा। दूसरी बात, एक बात और सुनिए आप, 2014 के पहले लगातार 20 साल से ज्यादा समय तक भारत में गठबंधन की सरकारें थी। उन गठबंधन की सरकारों ने राज किया, जनता के हित में काम किए, बाकायदा नेता चुना गया और सरकारें चली है। तो ये कहना अमित शाह का कि अगर ये चुना जाएगा, आ जाएंगे तो इनका नेता कौन होगा, तो मुझे लगता है तो लोकतंत्र की मूल अवधारणा से हम लोग बिल्कुल अलग हो चुके हैं। हम अधिनायकवाद के जीवंत नहीं जी रहे हैं, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इकट्ठा होकर किसको नेता चुनना है ये डिसाइड करते हैं। केवल इसे सियासी बयानबाजी माना जाए? ये बिल्कुल सियासी बयानबाजी है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ जाता है तो फिर आप देखिएगा कि देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अमित शाह का प्रभुत्व है उसकी वजह से शायद कोई आवाज ना उठा सके। लेकिन अब आप आ जाइए राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो चुनाव हुए और सरकार बनाने का नंबर आया तो क्या हुआ, एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया थी, बाकायदा घरों पर उनके विधायक इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना दावा ठोका। तो अगर लोकतंत्र में है तो हर एक व्यक्ति को दावा ठोकने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये कह सकते हैं कि उनका प्रभुत्व इतना ज़्यादा हो चुका है कि आज की तारीख में प्रभुत्व, अब दावा ठोकने की बात तो बहुत दूर की बात है, आप बात भी नहीं कर सकते, लेकिन लोकतंत्र में बात करने का अधिकार होता है। और मुझे लगता है कि अमित शाह का कहना ठीक नहीं है कि अगर वो जीत कर आएगा इंडिया गठबंधन तो उनका नेता कौन होगा। आपने बात की राजस्थान की, और जब राजस्थान की बात की तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की बात हुई, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी। यहाँ पर अब एक चीज़ और जो पिछले दिनों में चुनाव के दौरान जो देखने में आया, आरएसएस वर्सेज भारतीय जनता पार्टी, एक नया एक विवाद इसे माना जाए, नया बयान माना जाए, या किस तरीके से इसे एक सियासी विषाद पर किस तरह से देखा जाए? देखिए प्रदीप जी, ये जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का विवाद है वो सबसे पहले इसलिए उठ के खड़ा हुआ क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज था वो अचानक डिप मार गया। और जब वोटिंग परसेंटेज डिप मार गया तो ये माना गया कि जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, जो घरों से निकलकर मतदाता को बूथ तक लेकर आते हैं, वो सक्रिय नहीं हुए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन जो सारा परिदृश्य उसमें ऐसा लगता है कि जो आरएसएस है वो उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में इस वक्त सक्रिय नहीं है जिस तरीके से वो 2014 और 2019 के चुनाव में था। और यही वजह है कि लगातार जो वोटिंग परसेंटेज वो डिप जा रहा है। दूसरा, जेपी नड्डा ने जो बयान दिया है, जो भाजपा के अध्यक्ष है, वो बयान अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। और वो बयान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदर कहीं न कहीं रिलेशंस के अंदर तल्खी है। वो तल्खी क्यों है? वो तल्खी इसलिए है क्योंकि देखिए आरएसएस कभी भी अधिकांश नायकवाद की राजनीति को पसंद नहीं करता। और भारतीय जनता पार्टी में आज हो क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव एक तरह से देखा जाए तो नहीं लड़ रही है, चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कैंडिडेट मेरे हैं, आप जो वोट देंगे मुझे जाएगा, मैं अपने तरीके से शासन करूंगा। उन्होंने कह भी दिया कि दिल्ली में हम तीसरी बार मैं शपथ लूंगा, मुझे न्योते प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जनता किसको चुनेगी, नहीं चुनेगी, वोट देगी, नहीं देगी, जब सांसद जीत कर आएंगे तो किसको चुनेंगे, नहीं चुनेंगे, पीएम कौन बनेगा, आरएसएस किसको चाहता है, सांसद किसको चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को कौन चाहती है, सब खत्म हो चुका है। तो आरएसएस की बड़ी दिक्कत यह कि जब एक व्यक्ति आरएसएस से बड़ा हो गया, एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से बड़ा हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको तानाशाही का नाम अब दिया जा रहा है कि किसी भी हालत में उस चीज को आरएसएस भी सहज स्वीकार नहीं कर सकता। और यही वजह है कि जब आरएसएस थोड़ा शांत हो गया, जैसा राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि आरएसएस के कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहे हैं, वोटर्स को बाहर लेके नहीं आ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज इसीलिए गिन रहा है। लोग तो ये भी कहते हैं कि आरएसएस चाहता है कि 400 पार का नारा खत्म हो जाना चाहिए, भले ही सरकार बन जाए लेकिन 300 के पार नहीं जाने चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हवा में तैर रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में रिश्ते तल्ख हैं। तो इसका असर आने वाले वक्त में भी पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी छुपाया नहीं है कि आरएसएस से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं और आरएसएस एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग भी करता है और कंट्रोल भी करता है। जो संगठन प्रभारी हैं वो बाकायदा आरएसएस से आते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर,
और वो सारा के सारा संगठन को वहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। अब अगर आरएसएस को दरकिनार किया जाएगा, अगर आरएसएस के लिए कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इटसेल्फ इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो आने वाले कल में निस्संदेह रिश्तों में कहीं न कहीं कुछ फर्क आएगा। अब ये फर्क भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की वजह से है या ये जो फर्क है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से है, देखना ये होगा। अगर अमित शाह नरेंद्र मोदी की वजह से है तो समय के साथ में जब ये दोनों नहीं रहेंगे राजनीतिक पटल पर तो डायल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये फर्क किसी और कारण से है तो फिर आप कह सकते हैं कि ये बात दूर तलक जाएगी। चलिए, बात दूर तलक जाएगी। कांग्रेस की बात हुई, इंडी गठबंधन की बात हुई, भाजपा की बात हुई। इस समय एक मामला हिंदुस्तान में और चर्चाओं में है, केजरीवाल की कहानी, आम आदमी पार्टी की कहानी। देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद फिर वो बेल पर बाहर आए। लोग कह रहे हैं कि बेल किसने मांगी थी, कोर्ट ने दी या क्या रहा, वो जो भी मसला रहा। अब 2 जून को फिर दाखिल होना है उनको तिहाड़ जेल में। जेल से बाहर आने के बाद जो उनका प्रदर्शन रहा चुनाव कैंपेनिंग के को देखते हुए, वो भी एक अलग कहानी रही। तो कुल मिलाकर देखिए, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और इस केजरीवाल एपिसोड में स्वाति मालीवाल एपिसोड और प्लस हो गया। तो ये जो आम आदमी पार्टी की जो कहानी है, क्योंकि इस समय उसको हम बिल्कुल अलग दरकिनार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीतिक मसले को देखते हुए राजनीति पर यह भी एक बड़ा हावी हो रहा है ये पूरा मामला। नहीं, देखिए, आपको तीनों को चीज़ों को अलग अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है और उसका जो इम्पैक्ट है और बाहर आए उसको आप अलग करिए। स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो एक अलग मुद्दा, उसको आपको अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा हमें इसे। अब पहले हम बात करते हैं केजरीवाल के बारे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पंजाब चुनाव में हार हुई और उसके बाद गुजरात चुनाव में जिस तरीके से 14% से ज़्यादा वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने देखा आम आदमी पार्टी आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबक था। और उनके जो खास सिपा सालार रहे हैं, जो उनके समर्थक रहे हैं, बाबा रामदेव, उन तक ने कह दिया कि आने वाले कल में केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब हो सकते हैं गुजरात और भारत के अंदर। तो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये थी कि आम आदमी पार्टी का जो प्रभुत्व कम होना चाहिए। दिल्ली में लगातार 3 बार से जीते, ये भी बहुत बड़ी चोट है कि जिस दिल्ली में खुद मोदी अमित शाह बैठे हुए, वहां पर उनकी दाल नहीं गली विधानसभा चुनाव के अंदर। तो ये पूरी लगातार ऐसा लगता है कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को रोका जाए, और उसी कड़ी में सत्येंद्र जैन को अंदर भेजा गया, फिर मनीष सिसोदिया अंदर चले गए, उसके बाद संजय सिंह को अंदर भेजा गया और अंत में केजरीवाल को अंदर भेज दिया गया। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का मेरा ऐसा मानना है कि उनको ऐसा लगता था कि जब ये तीनों लीडर अंदर चले गए और केजरीवाल अंदर चले जाएंगे, उसके बाद चूंकि सेकंड लाइन बहुत बड़ी है नहीं, बहुत स्ट्रांग है नहीं, तो आम आदमी पार्टी या तो कमजोर हो जाएगी, टूट जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन उसका हुआ प्रदीप जी उल्टा। केजरीवाल के अंदर जाने से दरअसल मामला उल्टा हो गया। पार्टी और ज्यादा मजबूती से खड़ी हो गई, लोगों में जोश भर गया कार्यकर्ताओं के अंदर। और हुआ ये कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में मोदी पर तानाशाही के आरोप और ज्यादा प्रगाढ़ तरीके से लगने शुरू हो गए। और आपने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने भी बाकायदा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में तमाम तरह के सवाल उठा दिए। जो इंटरनेशनल मैगजीन्स और पत्रकार हैं, जो अखबार हैं, उन्होंने भी तमाम तरह के सवाल वहां पर उठा दिए। तो केजरीवाल के अंदर जाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी सिटिंग सीएम मुख्यमंत्री को बिल्कुल अंदर भेजा गया। तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं हुआ, बल्कि जो केजरीवाल का सलाखों के पीछे तस्वीर लगाकर कैंपेनिंग की जा रही थी, उससे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ। अब जब केजरीवाल बाहर आ गए, अब देखिए, बातें बहुत सारी हवा में है कि केजरीवाल बाहर आ गए, केजरीवाल को बाहर निकाला गया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम चूंकि नायब पालिका कोई सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन ये भी बहुत अजीब सी बात है कि केजरीवाल ने बेल के लिए कोई एप्लीकेशन वहां पे नहीं दी थी। अरविंद केजरीवाल ने जो एप्लीकेशन थी, जो उनका केस था, ये था कि मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है जी, बिल्कुल। लेकिन उसकी जगह पर न्यायालय ने उनको बेल के ऊपर रिहा कर दिया। अब जब वो बाहर आ गए, तो बाहर आने के बाद उन्होंने जबरदस्त तरीके से वापस से हमले शुरू किए हैं, लेकिन जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का उनको अंदर जाने से होना था उतना हो चुके हैं। और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि इस सारे प्रकरण के बाद में ना तो आम आदमी पार्टी कमजोर हुई, बल्कि सिंपैथी गेन हुई है। और केजरीवाल भी कहीं से कमजोर नहीं हुए, बल्कि आप कह सकते हैं कि जब ये सारा केस खत्म होगा, आज नहीं तो कल देखिए, हर राजनेता जेल से बाहर आता है, ये भी जेल से बाहर आएंगे। और जब बाहर आएंगे तो आप देखिएगा कि जो आभा मंडल है, आवरण है, वो इनका पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका होगा। जब अगली बार जेल में जाने के बाद वापस आएंगे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि केजरीवाल के बयान जो पिछले दिनों में आए हैं, वो भी काफ़ी चर्चाओं में है।
और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके जो मदर फादर से पूछताछ का जो मसला था स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ, हम स्वाति मालीवाल एपिसोड पर भी आते हैं। यहाँ पर स्वाति मालीवाल के साथ भी जो पूरा घटनाक्रम रहा, वहाँ पर केजरीवाल के जो पीए विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर क्या ये एक यहाँ भी एक सियासी तड़का है या वाकई कुछ लगता है कि हाँ इसके पीछे की कहानी क्या? नहीं, देखिए प्रदीप जी, मैं अपने दृष्टिकोण से अगर देखता हूँ तो मुझे चीज़ें कुछ उलझी हुई नज़र आती हैं। देखिए, स्वाति माल राज्यसभा सांसद हैं और एक अच्छा खासा कद उनका है, तो ये बात बहुत अजीब सी, हालांकि चूँकि पुलिस की वहाँ पर जांच चल रही है इसलिए हम लोग किसी चीज़ को दावे के साथ नहीं कह सकते जी, लेकिन मुझे इसमें ऐसा लगता है कि जब केजरीवाल जेल चले गए थे उसके बाद के पूरे प्रकरण में स्वाति मालीवाल राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद भी शांत थी। उनके बहुत तीखे या बहुत ज़्यादा बचाव वाले स्टेटमेंट कभी आए नहीं, जबकि संजय सिंह लगातार मुखर रहे हैं, संदीप पाठक लगातार मुखर रहे हैं, बाकी नेता मुखर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये पार्टी को खटक रहा होगा कि उनका एक राज्यसभा सदस्य कहीं पर भी केजरीवाल के बचाव में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, वो चुप है। अब उसके पीछे क्या राज है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए जीती और सत्ता के लिए मरती है, आप भी जानते हैं। सत्ता एन के एन प्रकरण कैसे भी आए, चाहे वो सरकार को गिराने से आए, दलों को तोड़ने से आए, आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा, आपने बाकी राज्यों के अंदर भी देखा, और लगातार ऑपरेशन लोटस, इसकी गूंज हमें बार बार सुनने को मिलती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दो बड़े एलिगेशन थे। पहला एलिगेशन ये कि ये जो करप्ट लोग हैं उन करप्ट लोगों को अपने यहाँ शरण देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में सारे वाइट हो जाते हैं। इसके तमाम उदाहरण हम लगातार बात करते रहे हैं, वो चाहे एनसीपी के नेता अजित पवार हो, चाहे बाकी दूसरे लोग हो। दूसरा ये कि जो महिला उत्पीड़न के जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था जंतर मंतर, जहां पे हमारी महिलाएं लगातार अपने उत्पीड़न के खिलाफ बैठी रहीं, जिन्होंने बाकायदा मेडल जीते हैं एशिया गेम्स और ओलंपिक्स के अंदर। तो वो वहां लगातार बैठी रही। वो जो नेता था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसके बेटे को टिकट दे दिया गया। तो मुझे कहीं इसमें दो चीजें नजर आती है। पहली चीज तो ये कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से कि ये सारा का सारा प्लांटेड है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी ने ही स्वाति मालीवाल को सारा कुछ करने के लिए कहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कल में ये भारतीय जनता पार्टी की मेंबर हो सकती है। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने, देखिए, इनकार तो कर दिया है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि देखिए, ये जब हुआ सारा प्रकरण स्वाति मालीवाल का, तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहने को मौका मिल गया कि आम आदमी पार्टी में महिलाओं का उत्पीड़न करती है। आप समझ रहे हैं बात को मैं कहना चाहता हूं? आप जब महिला उत्पीड़न की बात भारतीय जनता पार्टी पर उठाते हैं तो उनके पास एक काउंटर करने के लिए स्वाति मालीवाल हो गई। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार जबरदस्त भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही आम आदमी पार्टी। अब शराब प्रकरण में केजरीवाल को अंदर करके और सबको अंदर करके उनको काउंटर करने का मौका मिल गया कि अगर हम भ्रष्ट हैं या हम पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो तुम भी दूध के धुले नहीं हो। तो ये सारा, देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। अब चूंकि पुलिस की जांच चल रही है, उनके साथ सीएम कार्यालय में मारपीट हुई कि नहीं हुई, हुई तो किस लेवल की हुई, इसके पीछे क्या कहानी है। और एक प्रश्न यहां पर फिर आम आदमी पार्टी उठा रही है, जो एक राजनीतिक विश्लेषक की नजर से मुझे भी लगता है कि उन्होंने सही कहा है, कि स्वाति मालीवाल के साथ में वहां पर जो कुछ हुआ उस पर पुलिस ने इतना जबरदस्त तरीके से एक्शन ले लिया, लेकिन यही हिंदुस्तान की बेटियां जो जंतर मंतर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के खिलाफ महिला उत्पीड़न का आरोप लगा रही थी, बाकायदा विटनेस हो रही थी, उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। बिल्कुल। एक मुद्दा और आखिरी मुद्दा, 75 साल में रिटायरमेंट वाला, ये भी काफी इस समय चर्चाओं में है, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो 75 साल का रिटायरमेंट का मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी में लागू है। और एक क्लिप अमित शाह की लगातार मीडिया में चली है, सोशल मीडिया के अंदर, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि हाँ 75 साल के बाद में हम सक्रिय नहीं होने देंगे। और उसमें बहुत सारे नाम गिनाए गए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी उसके अंदर है, मुरली मनोहर जोशी उसके अंदर है। इसके अलावा बाकी स्टेट्स में आप देखेंगे तो वहां पर भी चीफ मिनिस्टर किसी को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया जाता है कि वो 74 साल के हो गए, क्योंकि विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर बार बार सवाल उठा ही रहा है। तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि 74 साल के हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या नरेंद्र मोदी अब 1 साल रहेंगे? क्या वो नियम अपने ऊपर लागू करेंगे? और खास बात यह है कि आज तक इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी द्वारा एक भी शब्द नहीं कहा गया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ 75 साल का मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। दूसरे नेता बोल रहे हैं कि हाँ, दूसरे नेता कह रहे हैं मोदी ही रहेंगे, मोदी जी रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे लाजमी है कि जब बाकी नेताओं को रिटायर कर दिया जाता है
75 साल की उम्र की वजह से, तो फिर यही मुद्दा नरेंद्र मोदी पर लागू क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर उन पर लागू नहीं है तो फिर ये मुद्दा, ये जो जाति वाला, जो उम्र वाला जो समीकरण है, वो जो भाजपा के दूसरे नेता हैं उन पर लागू क्यों होना चाहिए? बिल्कुल सवाल पड़ा तो है। ये सारी चीजें हैं जिस पर विपक्षी दल इस वक्त घेर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए फाइनली मुझे बताइए कि अब आने वाले वक्त में क्या दिशा और दशा हिंदुस्तान की राजनीति की और हिंदुस्तान की राजनीति के किरदारों की आपको लगती है? देखिए, चुनाव परिणाम जब आएंगे तो हम दोनों चीजें लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और सरकार बनाती है, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है, यानी 400 पार के बनाती है। भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और इंडिया गठबंधन सरकार बनाता है। अगर प्रचंड बहुमत के साथ यानी 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तो यकीन मान के चलिए भारत की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी तो मैंने ट्रेलर दिखाया है। अब उनके कहने का मकसद है, विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि पूरे जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको जेल के अंदर डाल देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे, एक तरह से तानाशाही आ जाएगी, एक व्यक्ति का राज आ जाएगा। उसका क्या मतलब हम नहीं जानते, लेकिन अगर 400 पार आई, क्योंकि तब वो ताकत आ जाएगी जब किसी भी कानून को बदल सकते हैं, तो आमूलचूल परिवर्तन भारत की राजनीति में होगा। अगर कल्पना कीजिए 300 के आसपास सीट आती है तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी जबरदस्त परिवर्तन होगा। वो इसलिए होगा कि तब 300 सीट आने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी के आभा मंडल पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा, और तब वो जो क्षत्रपक्ष, यही कह लीजिए कि जो आरएसएस के लोग भी अंदर हैं, तब वो सवाल उठाना शुरू करेंगे और उसका असर आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में देखेंगे। और अगर कहीं ये लग गया कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है, अगले चुनाव में नहीं आ सकती, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों के नेताओं को अपने अंदर इकट्ठा किया है, उसका आप विपरीत परिणाम भी यहाँ पर देखना शुरू कर देंगे। अब अगर इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पर आ जाती है तो देखिए, राजनीति इतनी कड़वाहट भर चुकी है अब कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पर आ गई तो जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को, नेताओं को जेल के अंदर डाला गया, जिस तरीके से ईडी का उपयोग हो रहा है, जिस तरीके से सीबीआई का उपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का उपयोग हो रहा है, तो फिर आप ये देखा कि इंडिया गठबंधन भी, मुझे नहीं लगता किसी को छोड़ने वाला होगा। वो भी शायद इसी तरह पे काम करेगा। बात कुछ भी हो प्रदीप जी, 4 जून के बाद जो परिणाम आएंगे, बिल्कुल 4 जून को ही आ जाएंगे। 4 जून को जो परिणाम आएंगे, यानी 4 जून की शाम तक हम परिणाम देख लेंगे। वो जो परिणाम होंगे, वो परिणाम किसी भी तरफ आए, लेकिन भारतीय राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट इस बार साबित होंगे। बिल्कुल। और 4 जून की तारीख अब ज़्यादा दूर भी नहीं है, और कुल मिलाकर 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि हिंदुस्तान की आवाम चाहती क्या है, किस नेता को उन्होंने पसंद किया, किस नेता का भाषण उन्हें अच्छा लगा, और किनके कह नहीं सकते कि किसके झांसे में आए, जो भी तमाम जो राजनीतिक पटल पर जो तमाम जो चीज़ें जो चलती हैं, राजनीति के ट्रैक पर जो नेता दौड़े, उनकी दौड़ कितनी कामयाब रही, इसका फैसला हिंदुस्तान की जनता बता देगी। 4 जून वो तारीख होगी जब हिंदुस्तान के लिए काफ़ी कुछ, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ बदलने वाला भी है। नया क्या बदलाव होगा, आम आवाम के लिए क्या होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि सरकारें किसी की भी बने, प्रधानमंत्री कोई भी बने, नेता कोई भी बने, मंत्री कोई भी बने, लेकिन जनता, आम वोटर्स चाहता केवल यही है, और इसीलिए वो वोट करने भी जाता है कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए, हिंदुस्तान के लिए, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शहर के लिए, वो पूरी होनी चाहिए। अगर वक्त पर वो पूरी नहीं होती है तो फिर कहा जाता है कि फिर 5 साल का इंतज़ार होता है, और 5 साल बाद फिर वही तस्वीरें बनती हैं। चुनाव के कई प्रकार हैं, अलग अलग तरीक़ों से जनता जनार्दन उनको भी आईना दिखाने में पीछे नहीं रहती है। बहरहाल आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।